आप सभी का स्टडी कॉर्पस पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। सल्तनत काल चालू हो चुका है और पहले हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक, तो सल्तनत काल में यही आते हैं। और इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के वीडियो डाले जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तभी आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। और दूसरी बात है, प्रैक्टिस सीरीज भी चालू हो चुकी है। फटाफट प्रैक्टिस सीरीज जो है वो चल रही है, वो आप जो ज्वाइन कर लीजिए। मतलब ज्वाइन क्या करना है, वीडियो देखिए। ठीक, हर सेशन के बाद में प्रैक्टिस सीरीज कराई जाती है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने वीडियो बनाया, इसका भी प्रैक्टिस सीरीज आपको कल मिल जाएगा। तो इसी तरह सिस्टम है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम की प्रैक्टिस सीरीज भी डाली जा चुकी है, तो उसे आप करिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके लगे हैं, वो चाहे यूपीपीएससी का आर ओ हो, एससी आर ओ हो, एपीएस का हो, लेखपाल, वीडियो, जितने छोटे एग्ज़ाम उनका भी, सबका जो है बेड़ा पार यहीं से होना है, प्रैक्टिस से ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ़िलहाल कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, गुलाम वंश जो है यहीं से स्टार्ट होता है। गुलाम वंश स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में जब मोहम्मद गौरी जाता है, खोखरों का विद्रोह दमन करने आता है, तो उसकी देमक नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि ये गुलाम होता है और इसी को सब राजपाट इसने सौंप दिया होता है कि भैया तुम संभालो और हम चल रहे हैं अपने नगर। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है देमक नामक स्थान पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड होता है वो 1206 से 1210 होता है। इल्तुतमिश का 1210 से 1236 होता है। रजिया सुल्तान का 1236 से 40, पलबन का 1265 से 87। देखिए, अब कहेंगे कि इसमें 25 साल कहाँ गया, तो उसमें बहुत इधर उधर के शासक हुए हैं, बहुत अच्छे शासक नहीं थे। वो सारी बात उनको भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाएंगे। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है टोटल। मतलब 1206 से 1290 टाइम पीरियड देख लीजिए, 84 साल चला है। क्योंकि ये सीरियल में लगाने को भी आता है, ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया, तो हम सब पढ़ाएंगे। फिलहाल गुलाम वंश 1206 से 90 तक चला, 84 साल का टाइम पीरियड है, याद रखना, ये भी ज़रूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से पढ़ना है, कहीं कुछ देर नहीं हो रही है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम थे, किसके? आपके मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी जब गजनी वापस लौटता है, यहाँ से विजित क्षेत्रों के चंदावर का युद्ध हो जाता है, तो इन्हें बैठा देता कि ऐसा है कि तुम देखो भालू, और हम जा रहे हैं गजनी। तो गजनी लौट जाता है। तो ये अपना राजपाट तो 1194 से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सिस्टम पता क्या होता है कि अभी गौरी जिंदा है। तो गौरी 1206 में आता है खोखरों का विद्रोह का दमन करने के लिए। मतलब जैसे योगी बैठे हैं मोदी के अंडर में, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे हुए थे गौरी के अंडर में। तो होता क्या है कि 1206 में जब विद्रोह हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल नहीं पाया, तो उन्होंने गौरी को कहा कि ऐसा भैया आप भाई इसे संभालिए, हमारे बस की बात नहीं। तो गौरी आते हैं और उसको वो अपना विद्रोह का दमन करते हैं, लेकिन उसमें वो हो जाते हैं जख्मी। और जब लौट रहे होते ना, तो देमक नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात, अब यही जो है उत्तराधिकारी घोषित हो गए। जो इनके विशिष्ट जन थे, जो अमीर लोग थे, अमीर मतलब समझते हैं, अमीर भी थे और अमीरों की सुनी भी जाती थी, तो उन्होंने इनको कर दिया कि हाँ तुम ही जो है उत्तराधिकारी घोषित हो, तुम ही राजपाट संभालो। तो ये सिस्टम हो जाता है। तो 1206 से इनका वास्तविक शासन माना जाता है। तो 1206 से ही शुरुआत होती है सल्तनत काल की, और 1206 से ही शुरुआत होती है आपके गुलाम वंश की। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलेगा। ठीक, 1206 से 1290 तक, 84 साल का टाइम पीरियड। अब देखिए, ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था, मतलब इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली थी, क्योंकि ये खुद गुलाम था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की इसने स्थापना की, इसीलिए सल्तनत काल इसे कहा जाता है। लेकिन राजधानी इसने अपनी लाहौर ही रखी। अभी हम बताएंगे कि इसने राजधानी लाहौर क्यों रखी, और कहे दिल्ली को राजधानी इसने क्यों नहीं बनाया, तो ये सारी बात करेंगे। और बेबस कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों था, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे नहीं थंबनेल रख दिया गया है, तो
बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए प्रमुख नाम इनके क्या थे, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है गुलाम वंश का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। राजधानी इसकी क्या थी, लाहौर थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो राजधानी लाहौर थी। प्रमुख नाम इनके हातिम ताई, हातिम ताई किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देता था, कहता ले जाओ, भर भर के ले जाओ, जितना ले जाना ले जाओ, तो मतलब बहुत दानी आदमी था, तो इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खां इसलिए कहा जाता है कि कुरान का पाठ बहुत तगड़े से करता था, बहुत मीठी आवाज़ में करता था, तो इसीलिए कुरान खां कहा जाता है। जैसे हम लोग रामचरितमानस का बहुत मीठी जुबान में पाठ करते हैं, तो उसी तरह कुरान का पाठ बहुत बढ़िया करता था, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए और देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। भैया जो गुलाम वंश की स्थापना ही इसने की है, तो शासक भी पहला यही था, सिस्टम बात है। किस वंश का था, कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। ऐबक जो है कुतुबी जनजाति का था, ठीक, कुतुबी ही उसका वंश था। जैसे कि इससे पहले हम बात करें गजनबी के बारे में, मैंने बताया कि गजनबी जो था, महमूद गजनबी, वो था यामनी वंश का। याद रखना, बहुत आता है क्वेश्चन ये वंश, ठीक। और गौरी जो था वो आपका था संसबनी वंश। कौन सा वंश, संसबनी वंश। और ये था कुतुबी वंश का। बस इतनी सी बात याद रखनी है। महमूद गजनबी यामनी वंश, मोहम्मद गौरी संसबनी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था, कुतुबी वंश। या कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करता था, इसीलिए इसे कहा जाता है कुरान खां। ओके, चलिए बात करते हैं क्या सिस्टम था इनका, थोड़ी कहानी की बात कर लेते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बचपन में इसे निसापुर के एक काजी थे। एक निसापुर जगह थी गजनी में, समझिए बात को। वहाँ के एक काजी थे, उनका नाम था अब्दुल अजीज कोकी, ठीक, अब्दुल अजीज कोकी, ये काजी थे। तो उन्होंने एक दास के रूप में इसे खरीदा था। पहले सिस्टम होता था खरीदने बेचने का, कि आप इन्हें खरीद लो, जैसे आज गैया और भैंसिया खरीदी जाती ना, उसी तरह पहले इंसान खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। तो उसी तरह इन्हें खरीद लिया और उसके बाद इनकी देखभाल उचित ढंग से की और संपूर्ण शिक्षाओं से इन्हें पूर्ण कराया। मतलब जो भी शिक्षा देनी थी एकदम भरपूर दी, कि बेटा लो पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, आयत पढ़ो, दुनिया पढ़ो, बस शिक्षा इन्हें सारी दी गई। तो निसापुर से जब निसापुर से गजनी आए ना, तो गौरी ने इसे खरीद लिया। गौरी ने कहा कि ऐसा है कि इन्हें हमें बेच दो, ये बढ़िया लड़का है, कुरान वुरान भी पढ़ लेता है, दिमागी भी लग रहा है, हष्ट पुष्ट भी है, तलवार भी चला लेता, चलो इन्हें तुम हमें बेच दो। तो काजी साहब जो थे, अब्दुल अजीज कोकी जो थे, इन्होंने गौरी को बेच दिया अच्छे दामों में। वही सिस्टम होता कि पालो वालो, बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो, तो वही सिस्टम गाय भैंस वाला था, आप समझ सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी, अब भैया किसी के पास आप जा रहे हैं और उसको खुश करना है तो क्या करेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम तलवार भी चला सकते हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं, हम जो है लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं, हम कुरान का पाठ भी कर सकते हैं, और ईमानदारी भी इसने दिखाई। तो इसको दिखाया किसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी दिखाता कि हम सब कर सकते हैं, तो गौरी का विश्वास लेता है जीत। अब मोहम्मद गौरी ने उसे दे दिया आमिर ए आखुर होगा यहाँ पर, आमिर ए आखुर लगा लेना। आमिर ए आखुर का मतलब होता है अस्तबल का प्रधान। ये आपको शब्द बार बार देखने को मिलेगा, इस मतलब पूरे मिडिवल हिस्ट्री में कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा पोस्ट होता था अस्तबल का प्रधान। मतलब वही सिस्टम है जैसे आज की डेट में सेना का जो मतलब सामान है, बंदूक वगैरह, गोली वगैरह, तो उसका प्रधान बना दिया जाए कि हाँ भैया जो बंदूकें मिलेंगी तो हमारे अंडर से ही मिलेंगी। तो घोड़े जो होते थे, अस्तबल का प्रधान इन्हें बना दिया गया, क्योंकि घोड़ों के ऊपर ही सारी लड़ाइयाँ होती थी, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा पोस्ट था। तो आमिर आखुर का इन्हें पोस्ट दे दिया कि ऐसा है कि तुम अस्तबल के आज से प्रधान हो तुम। तो सब, और उसके बाद में देखिए अब क्या होता है, गौरी की मृत्यु होती 1206 में, ये मैंने बताया। जब खोखरों का विद्रोह का दमन करने आते हैं, तो खोखरों का विद्रोह का दमन करते हैं लेकिन जख्मी हो जाते हैं, और फिर जब लौट रहे होते हैं ये, तो सिस्टम ये होता है कि दैमक नामक स्थान पे
अफ़गानिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती। तो जब मृत्यु का संदेशा मिलता है ना, तो आमिर और विशिष्ट जन जो होते हैं वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता पर बैठा देते हैं और उन्हें सत्ता हाथ में दे देते हैं कि भाई कोई तो संभालने वाला चाहिए ना, अब तुम पूरे प्रधान हो। तो इस प्रकार से, लेकिन उसने अपना राज्याभिषेक जो किया है वो गौरी की मृत्यु के 3 महीने पश्चात जून 2006 में किया है। मान के चलिए मार्च में उनकी मृत्यु हुई, अप्रैल मई जून में उसने राज्याभिषेक कर लिया अपना। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऐबक ने क्या किया कि सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक। सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की है। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि जो धारण की, महमूद गजनबी ने खलीफाओं के द्वारा धारण की थी। गाजी की उपाधि भी उसने धारण की थी। बुत सिकन भी महमूद गजनबी को कहा जाता था। तो ये चीज़ें तो महमूद गजनबी के बारे में पता है, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक जो था मलिक और सिपह सलार की दो उपाधियाँ इसके पास थी, मलिक की और सिपह सलार की। उसी से उसने अपने खुद को संतुष्ट रखा कि भैया बस इतना काफ़ी है, मलिक और सिपह सलार ही काफ़ी है। और आमिर आखुर का पद तो उसे मिला हुआ था सिस्टम। तो गौरी के बड़े भाई जो होते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद, वो मुक्ति पत्र प्राप्त होने के 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। तो ये क्वेश्चन भी आता है, PCS का क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दास्ता से मुक्ति कब मिली थी। तो भैया 1208 में मिली थी। ये प्री का क्वेश्चन है, बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है प्री में। तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास्ता से मुक्त किया था? तो आपके जो शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, यानी मोहम्मद गौरी के बड़े भैया थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, तो इन्होंने जो है इन्हें दास्ता से मुक्त किया था। समझिए बात को, 1208 में, समझे कि नहीं? तो 1208 में दास्ता से मुक्त हो जाते हैं। ऐबक क्या करता है? लाखों का दान करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। आधा का कर लेना। हसन निजामी और फ़क्र ए मुकबिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी इनके दरबारी कवि थे, फ़क्र ए मुकबिर भी इनके दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन डीपली ही पूछे जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री से, तो ये सब पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं बस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवा दिया, ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा, यही नहीं आएगा। अब अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो हसन निजामी, अब आप देने जा रहे हैं आरू पेपर, सोच रहे हैं नहीं बस भैया कुतुब मीनार के बारे में पूछ लें, नहीं होना भैया, समझिए। हसन निजामी और फ़क्र मुकबिर इनके दरबारी कवि थे। इनको कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने ताज उल मासिर नाम की एक किताब लिखी है। फ़क्र मुदब्बिर, मुखबिर नहीं होगा, मुदब्बिर होगा, यहाँ मुदब्बिर कर लेना, मुदब्बिर आधा दा भी लगा लेना। फ़क्र मुदब्बिर ने तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक लिखी है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर, फ़क्र मुदब्बिर ने तारीख़ मुबारक शाही नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया क्या क्या, ठीक। यहाँ तक हमने बात कर ली कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से हुए, ये हम बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये है आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला जो मस्जिद है वो आपका यही है। मतलब तुर्कों ने पहली मस्जिद कौन बनाई? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। हालांकि ये 27वां हिंदू जैन मंदिर जो था उसे तोड़ करके बनाया गया है, और तोड़ करके उसी में सब ऐड कर देते थे। जैसे मंदिर तोड़ा तो गुंबद बना दिया, ऊपर ये कर दिया, बस हो जाता था उनका। तो जो भी चीज़ें बनी है लगभग तोड़ के ही बनी है। यहाँ तक कि कुतुब मीनार भी, वो भी तोड़ के ही बनाया गया। वारा मिहिर का जो मतलब खगोल शास्त्र का सिस्टम था उसके ऊपर इन्होंने बनवाया था, ये स्तंभ था, और उसी को जो है इन्होंने कुतुब मीनार का वो सिस्टम दे दिया। तो ये 27वां हिंदू जैन मंदिर था। इसमें अभी हिंदुओं के भी जो है सब साक्ष्य मिलते हैं, कहीं कुछ अंकित है, कहीं मतलब बैल अंकित है, कहीं पर विष्णु जी की मूर्ति है। तो ये सब चीज़ें साक्ष्य मिलते हैं। भैया साक्ष्य कितना मिटाएंगे आप, कितना भी तोड़ फोड़ लीजिए। तो फिलहाल जो है तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद का क्वेश्चन आता है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लगाएंगे। ये आपकी दिल्ली में है, ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली में कहाँ है? देखिए कुतुब मीनार खड़ा है, इसी के जस्ट आगे है, तो इतना समझ लीजिए बस। और 27वां हिंदू जैन मंदिर तोड़कर बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आया है, तो ये समझ के रखिए, ऐसे नहीं बता रहे हैं हम।
हाँ ठीक। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी इसने बनवाया था, चालू करवाई थी। पहली मंजिल इसने बनवाई है, लेकिन दूसरी तीसरी और चौथी, मतलब दूसरी तीसरी चौथी आपकी इल्तुतमिश बनवाएंगे और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनवाएंगे। इसने सिर्फ पहली मंजिल ही बनवाई थी। ठीक, ये वाली पहली मंजिल इसने बनवाई थी। उसके आगे का सिस्टम जो था वो 2 3 4 इल्तुतमिश ने बनवाया है। पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो याद रखिएगा फिलहाल। ओके। और जो है बात करते हैं कि आगे चलते हैं। ये भी दिल्ली में, ये तो आपको पता ही है, कुतुब मीनार कई लोग घूमने गए होंगे। अब ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये है अजमेर में। और ये भी जो है एक सरस्वती महाविद्यालय था, उसको तोड़ करके बनवाया गया है। एक सरस्वती महाविद्यालय था, उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। इसके भी साक्ष्य इसमें मिलते हैं। ठीक, पूरे के पूरे साक्ष्य मिलते हैं। और ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, कहने को करवाया इन्होंने निर्माण, लेकिन सब जो है वही तोड़ फोड़ के वही क्या करते हैं कि हाँ बस जोड़ दिया, ईंटें इधर लगा दी उधर लगा दी। सिस्टम इतिहास जो है हिला हुआ है। जब भी जांच होती है तो पता चलता है कि हाँ भैया ये पहले का निर्माण था, इसमें बस एडिशन किया गया है। तो ये चीज़ें समझिए आप लोग विद्यार्थी हैं तो इसे आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये है अजमेर में। ये क्वेश्चन आता है। किसने बनवाया भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गुलाम वंश के पहले शासक थे। गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक, उसके बाद में ये भी क्वेश्चन कि लाख बख्श किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हातिम ताई किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खान किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जो कि तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। तो ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में बैठा लो बस। अभी और आगे बढ़ते, टेंशन न लो, अभी बहुत कुछ बाकी। बेबस कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों था? यही तो था थंबनेल, इसी पर आप लोग परेशान हैं। तो बेबस इसीलिए था कि भैया दिल्ली में इसने राजधानी बनाई नहीं कभी, लाहौर में बैठा रहा। अब काहे बैठा था? मारे डर के बैठा था, इसीलिए डर के मारे बैठा था। आप समझ लीजिए, दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाया, इसने हमेशा लाहौर को राजधानी रखा है। दिल्ली के सिंहासन बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के अन्य दास थे। गौरी के एक दास नहीं थे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए। तो ये दो तो आपको पता है, लेकिन दो और हैं। कौन कौन? एल्दोज और कुबाचा की बात भी करेंगे। देखिए, मोहम्मद गौरी के 2 अन्य गुलाम भी थे, ताजुद्दीन एल्दोज, नसीरुद्दीन कुबाचा, 2 थे। तो अब भैया वो भी तो थे, मोहम्मद गौरी चल बसा। अब वो तो लड़ेंगे ना कि इसे ही पूरा दे दिया, मतलब हम कुछ थे ही नहीं, काम तो हमने भी किया था इनके साथ, हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये तो नाइंसाफ़ी है, हमने भी इन्हें जीत दिलाई है, हमने भी खून बहाया है। तो दर्द तो तकलीफ़ तो होगी ना भैया कि हम भी तो कुछ थे और ये हमें कुछ देकर ही नहीं गए। जाहिर सी बात है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को था डर कि भैया हम जो है दिल्ली को गद्दी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली को गद्दी बनाएंगे तो ये सब भुन्ना जाएंगे बहुत तगड़े से और हमें मार डालेंगे। तो क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एल्दोज से खतरा बना रहा और यही कारण था कि वह हमेशा लाहौर में रहा। उसने दिल्ली आने की कोशिश कभी की नहीं और ना ही अपनी राजधानी बनाई, हमेशा लाहौर को बनाए रखा कि पूरी तरह से हम इस सत्ता में नहीं हैं। उसका कहने का मतलब यही था कि जहाँ जहाँ तुम लोगों को मिले ये जागीरदारी करते रहो। ठीक, लेकिन एक हिसाब से यही था मेन। नसीरुद्दीन कुबाचा को उसने क्या किया? अपनी बहन का विवाह कर दिया नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ और अपना जो है फैमिली मेम्बर बना लिया। तो फैमिली मेम्बर जो बन गया तो जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ वो कुछ गलत करेगा नहीं। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक होशियार था, उसने एक आदमी को तो साठ गांठ कर लिया, लेकिन एल्दोज को नहीं कर पाया। एल्दोज जो है थोड़ा बिगड़ेल टाइप का था और बख्तियार खिलजी तो अपना अलग ही लगा था, उसे तो युद्ध से ही नहीं फुर्सत थी। नालंदा विश्वविद्यालय, दुनियादारी, बिहार, असम, सब यही सब जीत रहा था। उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन न लो। अभी पहले इतना पढ़ लो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक एक चीज़ पढ़ोगे कहानी टाइप से ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब खिचड़ी बनाओगे तो भैया खिचड़ी तो पता ही, उसमें नींबू अचार सब चीज़ पड़ता है, तो कोई एक चीज़ रहती नहीं है। तो समझिए बात को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जन्म हो गया तो मृत्यु भी करा देते हैं। ठीक, 1206 में इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली, 1210 तक इन्होंने संभाली, 4 साल के टाइम पीरियड पे। और ये खेल रहे थे चौगान, और चौगान खेलते समय इनकी हो गई घोड़े से गिर के मृत्यु। अब चौगान क्या होता है? देखो,
एक ऐसे गेंद पड़ी होती है, ठीक, और ऐसे घोड़े होते हैं, सब बहुत सारे घोड़े होते हैं, और सबके पास एक एक छड़ी होती है। उस गेंद को जो है एक लोकेशन पे ले जाना होता है, और जो ले जाता है भैया वही जीत जाता है। और ये खेल इन्हें बहुत पसंद था। पोलो टाइप का गेम होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे थे, तो चौगान खेलते समय मरे थे। पोलो की तरह का एक गेम होता है जिसमें एक गेंद बीच में पड़ी है और घोड़े से आप एक छड़ी लेंगे और छड़ी से आप मार मार के उस गेंद को लोकेशन तक ले जाना है। तो होता क्या है कि ये घोड़ा इन्हें गिरा देता है। कहा जाता है कि ये घोड़ा जो था वो कर्ण सिंह का था, शुभ्रक घोड़ा था। कर्ण सिंह से इन्होंने युद्ध किया था, उन्हें बंदी बनाया था। तो सिस्टम ये था कि इस घोड़े का प्रयोग इन्होंने किया क्योंकि ये बहुत बढ़िया घोड़ा था। इसे कब्जे में लिया और इसी के ऊपर पीठ पे जो बैठे, तो इसने अपने मालिक का बदला लेने के लिए इन्हें बहुत बुरी तरह से गिराया और इन्हें दोनों पैर रख करके मार डाला। और उसके बाद अपने मालिक को लेकर के कर्ण सिंह को ये भाग जाते हैं गुजरात की साइड। लेकिन ये सब क्या कहानी है, कुछ भी कह सकते हो। फिलहाल अपना इतिहास है तो मानेंगे हम, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर इस टाइप से आएगा नहीं कि घोड़ा शुभ्रक था तो उसने मार दिया। ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये मत मान के चलिए। फिलहाल घोड़े से गिरकर मरे थे, इतना आप जान के रखिए, ठीक। इस पर मूवी भी आ रही, शुभ्रक और कर्ण सिंह के ऊपर बन रही है बॉलीवुड में मूवी। हम आपको बताएंगे क्या नाम है मूवी का, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो इसने लाहौर में ही अपना सब सिस्टम रखा तो इसे लाहौर में ही दफन कर दिया कि भैया अब जब लाहौर में ही आप रहते हैं तो लाहौर में ही दफन हो जाइए। वहीं पर इनका मकबरा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा अगर पूछ ले कभी क्वेश्चन में, कभी भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो लाहौर में लगाइएगा, दिल्ली मत लगा देना कि हाँ दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली में लगा दो, बिल्कुल नहीं। लाहौर इन्होंने अपना मकबरा लाहौर में ही इनका बनाया गया है क्योंकि लाहौर को ही इन्होंने राजधानी रखी थी। तो सिस्टम आप समझ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या ही बढ़ेंगे, काम हो गया ख़त्म। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है और बात करते हैं अगला जो सिस्टम होगा वो आराम शाह इल्तुतमिश। इनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज इस पे आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर करते रहिए और सारे के सारी वीडियो आप देखिए। रेगुलर देखेंगे 2 से 3 बार। कहानी फॉर्मेट है, कोई इधर उधर का झंझट झमेला नहीं है। आप लोग जाते हैं, जो अदर चैनल वाले हैं 2 घंटे का वीडियो बनाते हैं गुलाम वंश पे, उसे देखते हैं, बोर होते हैं। यहाँ 10 से 15 मिनट में आपको सब चीज़ें बता दी जाती हैं और सिस्टम से बताई जाती हैं, कहानी के टाइप से बताई जाती हैं कि वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में ड्यूरेबल रहें भैया, ठीक। और पूरा चीज़ बताया जाता है, ये नहीं छोड़ा जाता है, कुछ भी इसमें छोड़ा ही नहीं गया है। यहाँ तक कि हसन निजामी और उनके बारे में भी आपको बताया गया। हसन निजामी कौन सी किताब लिखी, ये सब, कौन दरबारी कवि थी, ये भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को ढूंढना पड़ता है। तो आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट इतना, अनुनय विनय सविनय निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।